अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शौकत हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एवोगैड्रो लॉ और जनरल गैस इक्वेशन। ये दोनों लॉ जो है ओ लेवल ए लेवल क्लास 9 केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बहुत अहम है और इसलिए इस लॉ को इन स्टूडेंट के लिए बहुत आसान लफ्ज़ों में बहुत मिसाल के जरिए इक्वेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बंधे रहें। इंशाल्लाह आगे से आगे हम जाएंगे। पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतरी आई है इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतरी आती जाएगी इंशाल्लाह। गैस का वॉल्यूम जो है उसके मोल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप मोल बढ़ाएंगे उतनी ही वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वो मोल को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें। तो इसको देखिए मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो वी को प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए आप इक्वल का निशान लगाएंगे और ये कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ कांस्टेंट की है तो देखिए कांस्टेंट बराबर हो जाएगा v अपॉन एन। तो हर कंडीशन में v अपॉन एन कॉन्स्टेंट रहेगा। तो v1 पहले कंडीशन है v1 अपॉन n1 इक्वल टू v2 अपॉन n2। ये इक्वल रहेगा जिस तरह से भी जो भी कंडीशन हो, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो हमेशा वॉल्यूम और मोल का रेशो बराबर होगा। लॉ में एवोगैड्रो ने गैस के मोल और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन क्रिएट किया है और कहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ मोल से मुराद है नंबर ऑफ पार्टिकल इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कीप कांस्टेंट। तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाया गया है। अच्छा, उसी तरह जो पिछले स्लाइड की तरह यहाँ भी देखें मुख्तलिफ जो कंडीशन होंगे उनका v अपॉन n रेशो जो है हमेशा कांस्टेंट होगा k। एवोगैड्रो ने कहा कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर है तो वॉल्यूम और मोल का रेशो हमेशा बराबर होगा, यानी v1 अपॉन n1 इक्वल टू v2 अपॉन n2। या इसीलिए इसने कहा कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑल डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम इफ़ द सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम फॉर ईच कंडीशन। यानी अगर तमाम कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर को ये में कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो वॉल्यूम और मोल का रेशो हमेशा बराबर होगा। इसको मज़ीद इसने डिस्क्राइब किया जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। इसने कहा कि 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑक्यूपाई 22.4 cubic decimeter HTP. This 22.4 cubic decimeter known as molar volume और HTP से मुराद है 760 mm मरकरी और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन है। अब हम देखते हैं कि सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पे मोल और वॉल्यूम का रेशो देखते हैं। देखिए एक मोल है तो वॉल्यूम में 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, 2 मोल है तो वॉल्यूम में 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर, 3 मोल है तो वॉल्यूम में 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर, 4 मोल है तो वॉल्यूम में 89.6 क्यूबिक डेसीमीटर। इस तरह जैसे जैसे मोल बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। देखिए दो अगर चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ जो आता है एक स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि मोल एवोगैड्रो का मतलब है कि मोल और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका सबूत है कि इनके दरमियान जो ग्राफ आया है वो 1 मोल का। पिछले जो एग्जाम्पल हमने लिया था एक 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, इसी तरह इसका वॉल्यूम भी बढ़ा था। उसी चीज़ को यहाँ पे हमने इंटरप्रेट किया है ग्राफ की सूरत में। और इक्वेशन है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे है, जिसमें दोनों एक्स एक्सेस पे जो मोल है और वाई एक्सेस जो वॉल्यूम है दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो जो चीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। एग्जाम्पल, एक बलून में गैस को पंप किया जा रहा है। जैसे जैसे गैस को पंप किया जाता है गैस की मकदार बढ़ती है तो गैस ये बलून का साइज़ बढ़ता है, यानी बलून के अंदर गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। जब कम अमाउंट होता है कम पंप करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, गैस का वॉल्यूम कम होता है। जब ज़्यादा मालिक्यूल या ज़्यादा मोल गैस के ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा मोल है बलून में दाखिल होते हैं तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और बलून का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ये जो है बलून की मिसाल एवोगैड्रो के मुताबिक है। एवोगैड्रो का एक कॉमन लाइफ में एक एग्ज़ाम्पल है।
ये एक एग्जांपल है जिसमें हम एवोगैड्रो को समझ सकते हैं। इसमें देखिए पहले मिसाल में पिस्टन, मूवेबल पिस्टन वो अपनी जगह पे कायम है। इस सूरत में जो है पिस्टन पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर बराबर है। ये अब हमने जो है ना इसके अंदर गैस को पंप किया। गैस को पंप करेंगे, इसका मालिक्यूल में इजाफा होगा। इसका मालिक्यूल में इजाफा होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन में इजाफा होगा। नंबर ऑफ कोलिजन में इजाफा होगा तो गैस का प्रेशर पिस्टन में बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो अब इसे इसको गैस को प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पहले जितने प्रेशर को जो प्रेशर उसको लाने के लिए पिस्टन को ज़ाहिर ऊपर जाना पड़ेगा। गैस के माल को ऊपर धकेल देंगे। ऊपर धकेलेंगे तो पिस्टन वहाँ पे जाकर रुक जाएगा जहाँ पे गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और इस अमल के लिए पिस्टन को गैस के माल को ऊपर धकेल देंगे। तो जैसे जैसे मालिक्यूल आएंगे, नंबर ऑफ मोल में इजाफा होगा, पिस्टन को ऊपर धकेलेंगे तो वॉल्यूम में इजाफा होगा। तो नंबर ऑफ मोल बढ़े तो वॉल्यूम में इजाफा हुआ, जबकि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। अब देखिए कॉमन लैब से कुछ 3 एग्जांपल्स हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए बैलून में जितना ज़्यादा हवा डालेंगे उतना ज़्यादा उसके साइज़ में इजाफा होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जैसे ये बैलून में गैस के मोल्स के में इजाफा होता है, उसके साइज़ में इजाफा होता है। इसी तरह आप देखें एक टायर में, साइकिल का टायर में जब हवा ख़त्म हो जाता है तो आप उसको हैंड पंप से हवा डालते हैं। हैंड पंप से हवा डालते हैं तो उसके साइज़ वो टायर का ट्यूब जो अपने साइज़ में वापस आ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल में इजाफा करते हैं तो उसमें उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। इसी तरह आप देखें ये सांस लेने के दौरान गैस ये लंग्स जो है वो सिकुड़ता है और फैलता है। जब वो सिकुड़ता है तो उसमें गैस के मालिक्यूल कम हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, कम मकदार होता है। जब वो फैलता है तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन की वजह से गैस के मालिक्यूल दाखिल होते हैं और वो प्रेशर को दोबारा मेंटेन कर देते हैं। और इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल में इजाफा होता है वॉल्यूम में भी इजाफा होता रहता है। इसे 3 एग्जाम्पल से कॉमन लाइफ से जो कि एवोगैड्रो का वाज़ा प्रूफ है। अब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ देखते हैं। तो देखिए ये एक टायर के अंदर जितना जब एयर आप डालते हैं तो उसको ज़्यादा जगह घेरता है, जब फ्लैट होता है एयर नहीं होता तो वो जगह कम घेरता है। तो नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी तरह आप अलम तनफ़ुस के दौरान फेफड़े यानी लंग्स को देख लें तो उसमें आप देखें कि जब इसमें लंग्स से यानी फेफड़ा जब वो सुकड़ता है तो उसके अंदर से एयर बाहर निकलते हैं, यानी कि वो सुकड़ने के दौरान उसके वो जो है कम मालिक्यूल उसमें मालिक्यूल और मोल कम होते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन जब ये फेफड़ा और लंग्स फैलता है तो वो उसमें ज़्यादा गैस के मालिक्यूल दाखिल होते हैं। जब ज़्यादा गैस के मालिक्यूल दाखिल होते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और जिस्म को जो रिक्वायर ऑक्सीजन है वो मिल जाता है। इसी तरह आप बैलून में देख लें, बैलून में जब आप ज़्यादा हवा फील करते हैं तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। जब कम एयर फील करते हैं तो उसका साइज़ कम होता है। यानी कि ये भी एग्जांपल है कि नंबर ऑफ मोल इज़ डायरेक्टली मेजर ऑफ वॉल्यूम। जब ज़्यादा मोल मौजूद होता है बैलून में साइज़ बड़ा ज़्यादा होता है, जब कम होता है तो कम उसके वॉल्यूम भी कम होता है। इसी तरह एक एग्जांपल आप देख लें, इसको और मज़ीद एक एग्जांपल देख लें कि एक जगह हेलियम गैस का बैलून है और इसके साथ ही जो है एयर का बैलून, एयर डला हुआ है। तो आप देखिए कि हीलियम गैस में जो बैलून है वो ऊपर चला जाता है, जबकि एयर वाला नहीं जा पाता है इतना ऊपर। तो वजह क्या है? तो मसला कि जबकि दोनों में हमने कहा कि दोनों में वॉल्यूम बराबर है और नंबर ऑफ मोल भी बराबर है, तो वो क्यों चला गया? वो इसलिए चला गया भाई कि उसके मालिक्यूलर मास, उसका एटॉमिक मास कम है। ये आपके हेलियम गैस का एटॉमिक मास कम है एज़ कम्पेयर टू एयर के मालिक्यूलर मास से। तो उसके एटॉमिक मास कम होने की वजह से वो हल्का है एयर से, एयर इसको ऊपर लेगी। जबकि एयर का मालिक्यूलर मास, एयर के जो मिक्सचर है इसके अंदर जो मुख्तलिफ गैसेज है, इन सब का जो टोटल मास है वो उससे ज़्यादा है और तो एयर उसको ऊपर नहीं ले जा सका। तो लेकिन एवोगैड्रो का कानून अपनी जगह पे दुरुस्त है कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल होंगे। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ के। इसके लिए वही लिमिटेशन है जो कि चार्ल्स और बॉयल्स के लिए, यानी कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे
ये लॉ जो है आम गैसें इस लॉ को ओबे नहीं करती, रियल गैसें इस लॉ को ओबे नहीं करती। सिर्फ हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन या हीलियम में इस लॉ को ओबे करता है, जबकि रियल लाइफ में रियल गैसें जो है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इसको ओबे नहीं करती। वजह क्या है कि जब लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, गैस के मालिक्यूल करीब करीब होंगे। जब गैस के मालिक्यूल करीब करीब होंगे तो उनके दरमियान कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मामूली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। जबकि हमने काइनेटिक थ्योरी में क्या एज्यूम किया हुआ है कि गैस के मालिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है और उनके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो हमारी एज्यूम्शन ही यहाँ पे गलत हो जाती है। तो क्योंकि जब वो करीब करीब आ जाते हैं उनका डिस्टेंस कम हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्रिएट हो जाता है। तो यही वजह है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ और एवोगैड्रो लॉ को रियल गैसें ओबे नहीं करती, सिर्फ आइडियल गैसों के लिए है ये इस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। बकिया कंडीशनों पे रियल गैस भी इनको ओबे करती हैं, तीनों लॉ को। अभी तक हमने चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ और एवोगैड्रो लॉ पढ़ लिया। अब इनके कंबाइन करके एक इक्वेशन बनता है जिसको कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन होता है। इसके अंदर तीनों लॉ को समो दिया गया है, तीनों को कंबाइन कर दिया गया है। अगर इसको हम आसान लफ्ज़ों में कहेंगे तो इसको लॉ के दो कंडीशन को इस तरह बयान किया जा सकता है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब हम कंबाइंड गैस लॉ या आइडियल गैस लॉ को के डेरिवेशन भी बात करते हैं। इसके लिए पहले बॉयस लॉ है। बॉयस लॉ में क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। इसी तरह चार्ल्स लॉ में क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, एवोगैड्रो ने क्या कहा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अच्छा, इन तीनों में देखिए, अगर V जो है, V पे बात की, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के बॉयस लॉ के मुताबिक, और चार्ल्स के मुताबिक V यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एवोगैड्रो ने क्या कहा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल के। तो अच्छा, अगर हम तीनों कंबाइन कर सकते हैं तो तीनों कंबाइन कर लें तो क्या हो जाता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, यानी कि वॉल्यूम जो है N और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे हमने R को कांस्टेंट रखा है, जो कि ये गैस कांस्टेंट कहलाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इक्वल टू nRT आ जाएगा। ये जो है कंबाइंड गैस इक्वेशन कहलाता है या आइडियल गैस लॉ कहलाता है। मज़ीद समझाने एक दफ़ा और तीनों लॉ को अलग अलग बयान किया गया है। पहला देख लें, ये बॉयस लॉ है, दूसरा जो है एवोगैड्रो, ये चार्ल्स लॉ है, तीसरा एवोगैड्रो लॉ है। इन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन हम बना लेंगे जिसमें ये तीनों लॉ कंबाइंड होंगे, तो जो कि जनरल गैस ऑफ लॉ कहलाएगा। आगे हम इसकी डेरिवेशन पे बात करते हैं। यहाँ पे तीनों लॉ एक दफ़ा और कंबाइन करके ये बनाया गया। जब तीनों लॉ कंबाइन कर देंगे तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P के। इस तरह साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, जो कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जो है वो है R। तो R जो हो जाएगा वो हो जाएगा PV अपॉन NT। तो उससे मुख्तलिफ कंडीशन में अगर हम गौर करें तो पहले कंडीशन में P1 V1 अपॉन N1 T1 है, तो दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, P2 V2 अपॉन N2 T2। इस तरह से ये रेशो हमेशा PV अपॉन NT का रेशो जो है कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये क्वेश्चन 2 में जो पहला कंडीशन है, ये क्वेश्चन 3 में दूसरी कंडीशन है, और ये दोनों कंडीशनें बराबर होंगी। लेकिन फॉर ए क्लोज सिस्टम N1 इक्वल टू N2, यानी क्लोज सिस्टम है तो ज़ाहिर बाहर से मालिक्यूल ना आ रहा है ना जा रहा है, तो जब मोल से हमेशा कांस्टेंट होंगे, तो N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा। तो हम N को ख़त्म कर देते हैं, तो ये जो हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये जनरल गैस इक्वेशन है। अब हम मुख्तलिफ यूनिट में R की वैल्यू कांस्टेंट, R जो कि गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लेते हैं ये पहले मिसाल में हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, वॉल्यूम को क्यूबिक डेसीमीटर में ले लेते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में ले लेते हैं,
ले लेते हैं और नंबर ऑफ मोल को नंबर 1 मोल ले लेते हैं, यानी कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, टेम्परेचर है 273 केल्विन और नंबर ऑफ मोल 1 ले लेते हैं, जो कि एवोगाड्रो के मुताबिक 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है STP। तो हमने STP वाली कंडीशन रख ली। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो R की वैल्यू आती है 0.082 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। अब हम एक दफ़ा फिर प्रेशर आर की वैल्यू कांस्टेंट आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए एसआई सिस्टम यूज़ करते हैं। एसआई सिस्टम में पी जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे और इसकी वैल्यू 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम हम ले लेते हैं क्यूबिक मीटर में लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0224 क्यूबिक मीटर। टेम्परेचर 273 केल्विन ले लेते हैं और नंबर ऑफ मोल ले लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमने 1 मोल का लिया हुआ है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आ जाएगा। इसको ये यूनिट को मुख्तलिफ कन्वर्जन है, इसको देख लें, बहुत आसान है। ये आपके न्यूटन मीटर पर क्यूबिक न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन है, उसको हमने जो है ना फिर कन्वर्ट किया है पास्कल क्यूबिक मीटर पर मोल पर केल्विन में। उसके बाद इनको ये जो है सब मिल करके आपस में फिर आखिर में जूल पर मोल पर केल्विन हो गए। इनके डेरिवेशन को बहुत आसान है, समझ लें इसको। अब हम आर की वैल्यू मुख्तलिफ यूनिट में देखते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन पे, इसमें ये वैल्यू होती है 0.082। अच्छा, एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल पर केल्विन में भी यही वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं जूल पर मोल पर केल्विन में, तो इसमें 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन आ जाता है। उसके बाद हम लेते हैं कैलोरीज पर मोल पर केल्विन में, तो इसमें वैल्यूज है 1.937 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। उसके बाद हमें ब्रिटिश थर्मल यूनिट पॉन्ड पर मोल पर केल्विन में लेते हैं, तो इसमें जो वैल्यू है 1.986 है। उसका क्यूबिक फीट एटमॉस्फेरिक पॉन्ड पर मोल पर केल्विन, तो इसमें जो वैल्यू है वो 0.732। और उसके बाद हम लेते हैं mm मर्करी लीटर पर मोल पर केल्विन, इसमें जो वैल्यू है 62.363। तो ये मुख्तलिफ यूनिट में आर की वैल्यू हैं। अब हम बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन में कंबाइंड गैस इक्वेशन की। तो इसमें हम प्रेशर कुकर के एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना तेज़ी के साथ पक जाता है और अच्छी तरह गल जाता है। वजह यह है कि प्रेशर कुकर में जो है पानी देर से बॉयल होता है, पानी हाई टेम्परेचर पर बॉयल होता है। वजह यह है कि गैस का जो वॉल्यूम आपने कॉन्स्टेंट रख दिया, इसके अंदर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैस का मॉलिक्यूल कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कोलिजन बढ़ जाता है तो गैस का मॉलिक्यूल की टकराव और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब टकराव बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर जब बढ़ जाता है तो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना उसका राइज़ कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट राइज़ करके सेंटीग्रेड में 121 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और फ़ारेनहाइट में 250 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो आपको अब वो जाकर के बॉयल ही जो है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाम हालत में होता है वो जाकर के 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, तो अच्छी तरह से वो गल जाता है। ये जो कंबाइन, देखिए इसके अंदर कंबाइन चीज़ें हैं। प्रेशर को भी आप बढ़ाते हैं और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा आपने तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से वो चीज़ें अच्छी तरह पक जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ों का गैस के प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का और नंबर ऑफ मोल, ज़ाहिर है ये गैस मौजूद है तो गैस के नंबर ऑफ मोल भी मौजूद है, उसमें पानी के वेपर मौजूद है तो नंबर ऑफ मोल भी मौजूद है। तो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट है तीनों लॉ का, यानी 40 लॉ, 42 लॉ और एवोगाड्रो लॉ। तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो जो ना कंबाइंड गैस इक्वेशन ही कहलाता है। तो ये प्रेशर कुकर जो है ना ये कंबाइंड गैस इक्वेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। कंबाइंड गैस इक्वेशन की मिसाल रेफ्रिजरेटर में ये कंप्रेस्ड गैस
कॉइल में से होता हुआ फ्रिज में आ करता है। फ्रिज से टेम्परेचर, फ्रिज में मौजूद चीज़ों का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके फैल जाता है। वो दोबारा कंप्रेसर में जाता है, जहाँ वो दोबारा उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल होता है और उसका हाई प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो जाता है उसके बाद इसको दोबारा जब हम ये फ्रिज में दाखिल होता है तो हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस एक्सपेंड करता है, तो इसको वॉल्यूम में इजाफा होता है। ये दोनों चीज़ें देखें आप, एक जगह प्रेशर के साथ ताल्लुक है वॉल्यूम का, एक जगह टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है। तो ये कंबाइंड लॉ है। इन दोनों इसको कंबाइंड लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम गैस जो है फ्रिज के अंदर जाता है, वहाँ से हीट लेता है और बाहर आके कंप्रेस जब होता है तो हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर को ट्रांसफ़र कर देता है। एक फ्रिज का सिस्टम समझाया गया है। इसमें गैस फ्रिज के अंदर ना क्लोरोफ्लोरो कार्बन इस्तेमाल होता है। जो गैस इस्तेमाल, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम जो है इलेक्ट्रिकली पावर इस्तेमाल करते हुए इसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करके जो है ना अंदर कॉइल में जाता है, कॉइल के अंदर जा कर के जो है हीट लेकर के एक्सपेंशन वाल के ज़रिए बाहर आता है, जहाँ पे कॉइल जो बाहर दोबारा होता हुआ तो कंप्रेस बाहर से होता हुआ कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर दोबारा इसको इसको कंप्रेस करके दोबारा फ्रिज में दाखिल होता है। इस तरह से एक साइक्लिक अमल है जो कि मुकम्मल होता है। इसमें जब ये एक्सपेंड करता है अंदर तो आप देखें ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जिसको वॉल्यूम में इजाफा होता है, एक्सपेंड करता है। जब ये कंप्रेस होता है तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जिससे कंप्रेस करते हैं, इस पर दबाव बढ़ता है। जब दबाव बढ़ता है तो उसको वॉल्यूम कम होता है। तो ये चीज़ और टेम्परेचर इसमें से खारिज होती है। तो ये चीज़ जो है ना कंबाइन इक्वेशन के मुताबिक है।